हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी क्लास 7th की हिंदी व्याकरण का पाठ 1 जिसका टॉपिक है भाषा, बोली और व्याकरण का संक्षिप्त विवरण करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। सबसे पहले भाषा। भाषा क्या है? भाषा शब्द का अर्थ होता है वाणी के द्वारा अपने विचार भाव प्रकट करना। अर्थात जब हम कोई भी चीज़ अपने जो मन में विचार हैं, जैसे हमको किसी से कहना कि अरे वाह तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तो हम कैसे कहेंगे? हम कुछ बोलेंगे तब ना सामने वाले को समझ में आएगा। तो जब हम अपने भावों विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं तो हम उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं, भाषा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो चाहे वो विश्व की कोई भी भाषा हो, वो एक लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, भाषा एक विषय मतलब आइडियल है, आदर्श है, जो किसी भी देश के लिए हो, उस देश की भाषा की, और चाहे वो हमारा भारत हो या कोई और हो, संसार की कोई भी बात हो, वो एक ही विशेषताएं सब में मिलेंगी। पहली चीज़, भाषा का जन्म विचारों को व्यक्त करने के लिए हुआ है। भाषा शरीर है तो विचार उसकी आत्मा है। अर्थात किसी भी भाषा को यदि हमें व्यक्त करना है तो वो हम अपने विचारों को व्यक्त करना है तो हमको भाषा की सहयोग लेना पड़ता है। उसके बाद ध्वनि और लिपि प्रत्येक भाषा के अंग होते हैं। आवाज़ और लिखना, बोलना और लिखना भाषा के 2 अंग माने गए हैं। संसार की सभी भाषाएं ध्वनियों द्वारा बोली जाती हैं और लिपि द्वारा लिखी जाती हैं। ये सब जानते हैं कि जब हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगी तो भाषा बनेगी, और जब हम पेन या पेंसिल या किसी चीज़ से लिखेंगे तो वो लिपि बनेगी। किसी भी भाषा में शब्द और उसका अर्थ माना हुआ होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में वाटर है तो हिंदी में पानी, बंगाली में जल। तो इस प्रकार से उसका प्रत्येक चीज़ का जो अर्थ हो वो भाषा के अंतर्गत आएगा। अब भाषा मूलतः 2 प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा और दूसरी होती है मौखिक भाषा। भाषा का मौखिक अंग जो है, जब हम किसी चीज़ को अपने मुंह के द्वारा बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर करते हैं तो उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर लिखित रूप में करते हैं तो हम उसे लिखित रूप कहते हैं। अब बोलकर लिखकर हम अपने विचारों का आदान प्रदान किस तरह से कर सकते हैं? लिखकर, जैसे हमको अपनी खुशहाली के लिए किसी को संदेश भेजना है तो हम लिख के चिट्ठी लिख सकते हैं और उससे चिट्ठी लिख करके उसको अपने मित्र को संदेश को भेज सकते हैं। अगर हम मोबाइल में हैं तो मैसेज डाल करके व्हाट्सएप से अपनी भाषा को, और आप लोग व्हाट्सएप में भी करते हैंगे, जब आपको लिखना नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, रिकॉर्डर चालू करते हैं और बोल देते हैं और उसके बाद उसको भेज देते हैं, तो वो आपका मौखिक भाषा हो गई। और जब आप मैसेज को लिख देते हैं तो वो आपकी लिखित भाषा हो गई। अब अपन आते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हिंद शब्द से हुई है, जो कि हजारों वर्ष पुराने इतिहास में बताई गई है। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अलग भाषा, हिमाचल प्रदेश में अलग,
बम्बई में अलग, दिल्ली में अलग, मध्य प्रदेश में अलग। तो ये भाषाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? क्षेत्रीय भाषाएं कहलाती हैं। मतलब जो पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है उसको हम राजभाषा कह सकते हैंगे, और जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। और इसी को अगर हम एक और रूप में बदल दें, बोली, तो जब हम लोकल लेवल पे अपने घर के आसपास में अलग तरह से बोलते हैं तो उसको हम बोली कह सकते हैं। मतलब बोली भाषा का स्थानीय रूप होता है जो कि समस्त भारतवर्ष में ना उपयोग होकर के किसी एक क्षेत्र विशेष में होता है। जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी आदि। इसी प्रकार से अगर हम लिपि की बात करें तो लिपि भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा की लिपि भी अलग अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है। संस्कृत एक लिपि अपने आप में है। बंगाली अलग तरह से लिखी जाती है। लिखने के संकेत बदल जाते हैं, भाव वही होते हैं। किसी भी लिपि में लिखने के जो संकेत हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन उनके भाव वही होते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम ही लिखते हैं तो हिंदी वह लिखेंगे। बॉय लिखना है इंग्लिश में तो हम हिंदी में लड़का लिखेंगे। संस्कृत में हम लिखेंगे बालकः तो हिंदी में हो जाएगा लड़का। तो इस तरह से अलग अलग जिन चीज़ों को बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना सरल हो वह लिपि के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात आती है व्याकरण की। ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं जिनको कि हमें आसानी से समझना है। व्याकरण एक प्रकार का शास्त्र है। शास्त्र क्या होता है? शास्त्र का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए नियमों की रूपरेखा बनाई गई हो, नियम बना दिए गए हों या तर्क संगत बातें कही गई हों, है ना। जैसे हमें रोज़ उठना चाहिए तो ये जीवनचर्या के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार से व्याकरण को भी हमने एक शास्त्र माना है जिसमें लिखने के, बोलने के नियम बनाए गए हैंगे और इन्हीं नियमों के आधार पर हम अपनी भाषा को व्यवस्थित रूप में बोल पाते हैं। जैसे नियम के रूप में अगर हम बात करें तो एक साधारण वाक्य है, जैसे वह घर जाता है, तो वह कौन हो गया? घर क्या हो गया? जाता क्या हो गया, है ना। वह जाता है, घर भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं, नियम है कि पहले संज्ञा रखना है या सर्वनाम रखना है, फिर उसके बाद में क्रिया रखना है और अंत में उसका उपवाक्य बनाना है। इस तरह से अलग अलग तरीके से नियमों को आगे हम अगली क्लासेस में देखेंगे। व्याकरण के जो अंग माने गए हैं उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं: वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था, है ना। वर्ण व्यवस्था किस तरह से की जाती है? वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम भाषा को बोले एवं लिखे जाने वाले वर्णों की रूपों में पहचान करते हैं, उनका उच्चारण करना सीखते हैं और वर्णों से संबंधित नियमों को सीखते हैं। शब्द व्यवस्था के अंतर्गत हम शब्दों की रचना, अर्थ, उत्पत्ति, प्रकार आदि के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य व्यवस्था के अंतर्गत में वाक्यों की रचना, प्रकार, पदक्रम, संश्लेषण, रूपांतरण, विग्रह, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार व्याकरण विभिन्न स्तरों पर भाषा के मानक रूपों को स्थिर करने तथा सिखलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह था हमारा भाषा और व्याकरण का पहला पाठ। अब जितनी भी बातें हमने करी हैं उसके आधार पर इन प्रश्नों: भाषा क्या है, हमें भाषा की आवश्यकता क्यों हुई, भाषा को हिंदी भाषा को राजभाषा की गरिमा क्यों प्रदान की गई, बोली किसे कहते हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्या क्या नाम हैं, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करो, व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है,
व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने मन से पहले लिखने हैं और रफ कॉपी में, और उसके बाद जब हम इसके सही उत्तर भेजेंगे तो उन उत्तरों को मिलान करते हुए आपको अपनी फेयर कॉपी में इनको करना। इसी प्रकार से इन रिक्त स्थानों को भी, इसीलिए हम पाठ की वीडियोस जब हम समझा रहे थे तो साथ में बुक को भी आप लोगों को दिखाते जा रहे थे। भाषा के मुख्य दो रूप, मौखिक और लिखित। हिंदी भारत की राजभाषा है, इस तरह से, और इसके बाद इसके सही विकल्प हैं, इनको भी आप देख लें और इनके उत्तरों को ढूंढने की कोशिश करें। बाद में अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो हम आपको इनके सही उत्तरों को आपकी क्लास में भेज देंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और घर पर रहें।